स्टूडेंट्स, दिस साइड इज विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय केएमआर। सो बेसिकली आज की कोई क्लास नहीं है, मैं इसमें एक स्ट्रेटजी फॉलो करवाऊंगा आपको कि कैसे हमको एग्जाम में स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है, राइट। कि अभी तकरीबन 15 से 20 दिन या फिर हाँ इतना ही टाइम बचा हमारे लिए। एसएससी सीजीएल टायर 1 को हम कैसे क्रैक करेंगे एक विद न्यू पैटर्न के बेस पे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस आपको एग्जाम क्रैक करना सिखाऊंगा, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे शब्दों को ध्यान से पढ़ना कि एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन को ट्रीट करते हो, कैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन को फेस करते हो, राइट। इन चीजों पे बेसिकली आज मैं बात करूंगा, कैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन को रीड आउट करते हो, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कैसे आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, राइट। और किस सेंस में आप चीजों को टैकल करवाते हो। तो उस सेंस में मैं आज बात करूंगा कि एग्जाम में आपके पर्टिकुलर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूंगा, नॉट अदर सब्जेक्ट्स। मैं पर्टिकुलरली एक इंग्लिश सब्जेक्ट, एक इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूंगा, राइट। तो लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे क्वेश्चन पे हम कमांड करते हैं, उन चीजों पे बेसिकली आज मैं बात करूंगा, राइट। तो लैंग्वेज को पढ़ने के कई तरीके होते हैं। देखो हम कैसे पढ़ते हैं, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले ये बताऊंगा कि लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं, राइट। कि लैंग्वेज को हम कैसे ट्रीट करें और लैंग्वेज को एक बेसिकली टर्म्स में हम कैसे उठाएं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो क्वेश्चंस भी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विद न्यू पैटर्न बेस्ड, राइट। और इसी चीजों पे आज बात करूंगा, ठीक है। तो पेन कॉपी ले लेना, अदरवाइज तो प्रॉपर वीडियो को देखना, एंड तक वीडियो को देखना, आपको दी बेस्ट और काफी आपको इससे हेल्प मिलेगी, राइट। कि हमारी जो एबिलिटी, जो हम मेंटली एबिलिटी है ना, कि कैसे हम किस चीज से हम क्वेश्चन को सोचते हैं और कैसे हम चीजों को उठाते हैं, ठीक है। उन्हीं चीजों पे आज मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन भी कर सकता है, ठीक है ना। और आपको कोई टॉपिक्स भी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, टेंस चल रहा है ऑलरेडी, तो टेंस को रोक के थोड़ी सी बच्चों के भी मेरे पास एक दो मैसेज आए थे कि भाई एग्जाम में सर डर लग रहा है या फिर एक न्यू पैटर्न पे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, तो हम कैसे क्वेश्चन को या फिर उस सेक्शन को कैसे ट्रीट करें, इंग्लिश के सेक्शन को, ठीक है ना। तो उसी पे मैं बात करूंगा कि एक आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन कैसे ट्रीट करना है इंग्लिश में, राइट। तो मैंने इसीलिए टेंस को रोका और ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है ना। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगी, जहां जहां इंग्लिश आती है सबके लिए यूजफुल होगी, लेकिन टारगेट करेगा ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट को, राइट। जो अभी दोगे आप, ठीक है ना। तो देखो एक बेसिक पाथ होता है लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर लैंग्वेज की बात करूं तो आप बेसिक पाथ पढ़ते हो, राइट। बेसिक पाथ में क्या होता है बच्चे, एक लैंग्वेज को आप पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि इंग्लिश है क्या, ठीक है ना। तो सबका रिप्लाई आएगा सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट। इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ही हम कंसीडर करवाते हैं कि लैंग्वेज की तरह ये ट्रीट होती है, राइट। कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, कि एक देखो भाषा है और भाषा को सीखना बड़ा आसान काम होता है, राइट। भाषा को सीखना बड़ा ही आसान काम होता है, क्योंकि रादर देन अदर कंपैरिजन, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में यार बहुत सारी ट्रिकी चीजें होती हैं और काफी बच्चों को मैथ्स उनका काफी पहले से स्ट्रांग होता है। अगर मैं एसएससी स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका मैथ पे काफी कमांड्स होती है, राइट। इंग्लिश पे क्यों इतना बच्चे ध्यान नहीं देता, क्योंकि इंग्लिश को कोई इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इंग्लिश आज के टाइम पे एक वेटेज सबसे ज्यादा इंग्लिश का इसीलिए हो गया कि बच्चे, एग्जामिनर आपको यह एहसास करवाना चाहता है कि आपको इंग्लिश में आता क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं इस इंग्लिश की बात करूं, ठीक है ना, तो इंग्लिश को पढ़ने के बच्चे दो तरीके होते हैं। एक तो होता है अपना सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है ना, यह आपको सबको पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है ना। और एक होती है अपनी क्या, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। अपनी की दो टाइप की अप्रोचेस आपको ट्रीट करनी है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपकी मतलब आपको इतना तैयार कर दूंगा कि एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को आसानी से कैसे ट्रीट करोगी वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली दो टाइप्स के हमारी जो अप्रोचेस होते हैं, जो हम इंग्लिश को टैकल करके चलते हैं, वो हमारी दो टाइप की अप्रोच होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी होती है एक सब्जेक्टिव अप्रोच, देन सेकंड होती है हमारी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है ना। ये दो टाइप्स की अप्रोच होती हैं जो कि हम एक टैकल करके चलते हैं, ठीक है ना। अब सर आप बोलोगे सर कि फिर दो ये सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं आपका देखो सब्जेक्टिव अप्रोच बच्चे वो होती है जिसमें हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। अब देखो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का मेरा मतलब है कि हम अपनी अजम्पशन क्रिएट करते हैं उसमें, राइट। कि हम अपना आईक्यू लेवल लगाते हैं, हम अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि भाई इस सेंस में क्या हो सकता है। यानी कि सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ही क्या होता है, हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम खुद ही अजम्पशन कर लेते हैं कि ये चीजें ऐसे होगी, ठीक है। वो तो होती है हमारी एक सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। कैसे, अब देखो एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने।
अगर मैं पूछूं मैथ्स में 2+2 कितना होता है, तो हर एक बच्चे को पता है कि मैथ्स में सर आप बोलोगे कि सर 2+2 कितने होते हैं मैथ्स में। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है ना, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर 2 और 2 यानी कि 2+2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। बट लैंग्वेज में ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। लैंग्वेज एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज को समझना एक आसान काम बन जाता है अगर उसको कोई इंटरेस्ट लेके पढ़े तो, राइट, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज में ऐसा क्यों नहीं है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भाई मैथ्स में आपको पता है 2+2 ऐड करोगे आप तो 4 आएगा, अगर इनका सम करोगे तो 4 निकल के आएगा आपके सामने रिजल्ट, ठीक है ना। लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हंसना बुरी बात है या अच्छी बात है, हंसना बुरी बात है या अच्छी बात है, तो आप कहोगे सर अच्छी बात है। और फिर मैं आपसे यूं कहूं कि अगर कोई मर गया तब आप क्या कहोगे, हंसना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो आप कहोगे सर फिर बुरी बात है। तो यार देखो दो टाइप्स के यहां पे मीनिंग लिख रहे हैं, हंसना हंसना एक अच्छी बात भी है और हंसना एक बुरी बात भी है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि आप कौन से सिचुएशन को यूटिलाइज कर रहे हो, आप कौन से सिचुएशन को टैकल कर रहे हो। अगर सपोज आपके सामने कोई बंदा आया हंसते हुए कह रहा है मुबारक हो जी मुबारक हो, वो आदमी है ना मर गया, आप बोलोगे इधर आ, और आपने उसके एक कनपट्टी पे लगाया और आप बताऊं क्या कहोगे, फिर आप ये कहोगे हंसता हुआ आया है तो अच्छी खबर दे, मेरे शब्द ध्यान से सुनना, हंसता हुआ आया है तो अच्छी खबर दे, रोता हुआ है तो रोने वाली खबर दे। ये कौन सा तरीका है भाई तेरा ये बताने का। तो वे ऑफ स्पीकिंग डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही डिसाइड करेंगे हम कि एग्जामिनर क्या कहना चाहता है और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो ये तो हो गया हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। चलो अब इसकी अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है ना, एक चीज की और अगर मैं बात करूं, अब बोलोगे आप सर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करूं, इस ऑब्जेक्टिव अप्रोच की आपसे बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बच्चे क्या होता है, कॉमन टू ऑल, यानी कि कॉमन टू ऑल, यानी कि एक फ्रेज और बोल सकता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, राइट, अकॉर्डिंग टू सेंस या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना। अब देखो भाई ये होती है कि देखो मैंने बताया था कि भाई सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होता है, सब्जेक्टिव अप्रोच में आप क्या करते हो, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हो, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आप क्या करते हो, कॉमन टू ऑल, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, के हिसाब से क्या होना चाहिए। चलो अगर मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल, चलो मैं आपके सामने लिखता हूं। पहले लिखे हैं मैंने शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, है ना, हस्बैंड शॉर्ट में लिखता हूं तो इसको, ठीक है। और एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी क्या, शी शुड वेट फॉर, चलो वेट फॉर हर इल हस्बैंड, ठीक है ना। आपके सामने ये दो सेंटेंसेस है। अगर मैं अब इसमें मैंने दो फ्रेज यूज किए बच्चे, देखो एक तो वेट ऑन की हुई है और एक किया मैंने वेट फॉर। अब आप लॉजिकल देखो दोनों का मतलब तो सेम है यार, मीनिंग में कोई मतलब कि मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसका मतलब होता है बच्चे देखभाल करना, अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो हिंदी मीनिंग तो आप अवॉइड ही करना, और वेट फॉर का मतलब होता है बच्चे इंतजार करना, इंतजार करना। तो आप खुद एक लॉजिकल सेंस बताओ, लॉजिकल आप सोचने की कोशिश करो, उसको अपने बीमार पति का उसको अपने बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए या फिर उसको अपने बीमार पति का इंतजार करना चाहिए। आप बोलोगे सर उसके अपने बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए, तो फिर ये सेंटेंस भाई गलत है, फिर ये गलत है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जामिनर के हिसाब से आपको चलना है। आप अपने वहां पे सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपनी कोई अजम्पशन क्रिएट मत होने देना एग्जाम में कि आपको कैसे एग्जाम में क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो मेरा मुद्दा यही है कि आपको वहां पे सब्जेक्टिव अप्रोच पे तो काम करना ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ चलना है एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे आप कैसे चल पाओगे, एग्जामिनर जो आपको देगा ना, जो एग्जामिनर पूछ रहा है, जो फैक्ट आपसे एग्जामिनर पूछवा रहा है, वही चीज आपको वहां पे यूज करनी है, अपने रादर देन अपने एक्स्ट्रा अजम्पशन वहां पे क्रिएट मत होने देना, ठीक है। क्या पता सर ये होता, क्या पता सर ये होता, फिर तो यार फिर सिलेक्शन कैसे होगा फिर यार।
है ना। तो इन चीजों को आप अवॉइड करना, जो एग्जामिनर पूछता है उसी के हिसाब से आपको एग्जाम फाइट करना है, आपको एग्जाम टैकल करना है, राइट। ये होगी अपनी बेस्ट अप्रोच, ठीक है ना। चलो अब अगर लॉजिकल पॉइंट देखें ना, अगर आपको लॉजिकल पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको लॉजिकल पॉइंट आपको यही तो देखने को मिलेगा कि उसको अपने बीमार पति का उसको अपने बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए, नोट इंतजार करना चाहिए। यार बीमार पति है उसका, तो इंतजार करेगा कौन, इंतजार करेगा। अगर मैं सपोज आप बीमार होते हो तो आपका कोई इंतजार करेगा देखने के लिए, भाई आप बीमार पड़े हो। यार आपकी तो कोई देखभाल ही करेगा, आपके पेरेंट्स करेंगे, आपके फ्रेंड्स करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा आपके। तो आपको वहां पे देखभाल करनी है, यहाँ पे इंतजार की कोई सेंस नहीं निकलती। गॉट इट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। देखो तो ये तो थी अपनी जो बेसिक, जो मैंने बताया था कि भाई अप्रोच पे काम करना है, तो आपको एग्जामिनर के अप्रोच एग्जामिनर पे डिपेंड छोड़ना। आपको जो एग्जाम में पूछवा रहा है आपको फैक्ट उसी का आंसर देना है, आपको फैक्ट उसी का आंसर देना है। और जल्दी कोशिश, देखो अब मैं एक और बात बता देता हूं आपको। देखो इसमें क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन से वही बच्चा खेल सकता है, क्वेश्चन से वही बच्चा खेल सकता है जिसको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, जिसको कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर हो। अगर मैं पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात कर दूं, यहां पे मैं एक्टिव पैसिव की बात करूं, पैसिव और एक्टिव की बात कर दूं मैं, ठीक है ना, पैसिव और एक्टिव की बात करूं, तो आपको पता है भाई कैन का कुड होता है पैसिव वॉइस में। तो ये जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ रहा होगा ना, तो वही बच्चा इस चीज को टैकल कर पाएगा, राइट। वही बच्चा इस चीज को टैकल कर पाएगा। अगर मैं नरेशन की बात करूं, इसमें नरेशन की बात करूं, ठीक है ना, तो नरेशन में भाई हैव है, ठीक है ना, तो वो रिपोर्टेड स्पीच में जाके वो हेड बनता होगा, है ना। नरेशन रिपोर्टेड स्पीच में जाके वो हेड बनता होगा। तो ये भी आपको चीज पहले से पता होना चाहिए। तो ये किसको पता होंगी, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, जो कॉन्सेप्ट से खेलना जानता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। जो कॉन्सेप्ट से खेलना जानता है, जो कॉन्सेप्ट से खेलना जानता है ना, वही जल्दी चीजों को टैकल कर पाएगा, राइट। वही चीजों को जल्दी टैकल कर पाएगा, क्योंकि इंग्लिश एक फैक्टर है जिसमें आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपका स्कोर बढ़ता जाता है, राइट। तो वहां पे आपको ये नहीं देखना कि भाई कैसे चीजों को टैकल करनी है, कैसे चीजों को टैकल करनी है, वहां आप कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट करोगे। वहां तो आपको ये देखना है भाई नरेशन में अगर हेड है, अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर मैं सॉरी अगर मैं बोल दूं डायरेक्ट स्पीच में आपको टुमारो दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच में आपको टुमारो दे रखा है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हर एक बच्चे को पता है वो नेक्स्ट डे होता होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे होता होगा। अगर मैं इसको फिर नेक्स्ट डे वो ही बच्चा कर पाएगा जिसको पहले से ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है वही तो ये कर पाएगा कि भाई टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, वही तो ये चीज कर पाएगा, ठीक है ना। वही तो ये चीज कर पाएगा। अगर वहां पे हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ट्रीट हो रहा है, तो फिर वहां पे वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज करनी पड़ेगी। तो इनसे कौन खेल सकता है, जिनको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, जिनको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वही बच्चा क्वेश्चन से खेल सकता है, ठीक है ना। मैं अपना बताता हूं आज कि मैं सीजल टायर 2 का, सीजल टायर 2 2016 का, सीजल टायर 2 2016 का मैं प्रीवियस ईयर में कर रहा था। आज की बात है, प्रीवियस ईयर कर रहा था मैं। तो ऐसे इतने मतलब इतने लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी बच्चा उसको कर देगा, राइट। तो आपको क्वेश्चन से खेलना आना चाहिए। तो आपको वहां पे ये नहीं देखना भाई हाँ ये फिर पूरा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो आप, ये चीज लगा रहे हो फिर वो चीज लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। आपको तो फिर ये फाइंड आउट करना है कि भाई ये यहाँ पे ये चेंज होगा। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भाई नरेशन रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म रही होगी। आपको ऐसे खेलना है। डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हेड वहां पे दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई रिपोर्टेड स्पीच में कहीं ना कहीं वो हैव का जाके वो हेड में चेंज हो रखा होगा। यानी कि टेंसेस चेंज होते रहते हैं डे बाय डे, ऐसे मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसाइड करना है कि क्या चीजें चेंज होंगी और क्या चीजें चेंज नहीं होगी, राइट। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं आगे क्या करना है। मैंने बताया था अभी कि भाई ये आपको, अब देखो एक मैं नरेशन का क्वेश्चन उठाऊंगा और उसको कैसे आपको जल्दी मतलब जल्दी कैसे करना वो चीज मैं बताऊंगा आपको। चलो देखो अब यहां से मैं इसको रफ करता हूं और उसको जल्दी करने का तरीका क्या हो सकता है, ये चीजों पे आज मैं बात करूंगा, है ना। यहां से ये भी मिटाते हैं। देखो अब मैं आपके सामने एक नरेशन का क्वेश्चन लूंगा। नरेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है ना। देखो आपके सामने मैं ऑप्शंस भी लिखूंगा
ऑप्शंस भी आपके सामने लिखूंगा और आपको फिर वो टैकल करना बताऊंगा कि कैसे चीजों को टैकल करते हैं, राइट। वो भी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो एक बारी देखते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने मैंने बताया था कि ये मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने। अब आपको ये देखना है कि अब इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे फाइंड करना है, ये मैटर करता है भाई। ये क्वेश्चन लिखने का मेरा मतलब है। और ये मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये है ना सीजीएल प्री, है ना, प्री और मेंस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल प्री और मेंस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको अब सीखेंगे भाई कैसे, देखो कैसे ट्रीट होता है क्वेश्चन। ये बात होती है कि क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया जाए। फैक्टर यही होता है कि अब देखो नरेशन का कौन सा, ये नरेशन का क्वेश्चन है, आपको ये भी पता है, ठीक है ना। कहता है क्या क्वेश्चन, निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माय प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, और क्वेश्चन मार्क। तो कहीं ना कहीं में एक क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, राइट। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है तो ये डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कौन सी है, ये कहीं ना कहीं एक इंटरोगेशन फॉर्म दे रही है, जस्ट लाइक कहीं ना कहीं ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। आपको ये पता होना चाहिए भाई, ये चीज होती है ना, जो ये होती है, ये कहीं ना कहीं यही क्रिएट करवाते हैं कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से, आप क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हो, ये मैटर करता है, ठीक है ना। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना, आपको मुद्दा ये है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब आप देखो देखो अब मैंने क्या कहा था, कौन क्वेश्चन से वही बच्चा खेल सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन से वही बच्चा खेल सकता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। अब कैसे, देखो अब आप में ये तो करने नहीं बैठोगे निशा सेड टू स्वाति, निशा टोल्ड मी स्वाति, और विल का वुड होगा यू इन, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, क्योंकि आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आपको वहां पे समझाना नहीं है किसी को, आपको वहां पे समझाना नहीं है, आपको तो सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना है, आपको आंसर फाइंड आउट करना। अब देखो कैसे तेज तरीका क्या होता है एग्जाम मतलब आंसर को फाइंड आउट करने का, देखो कैसे। अब आपको यह पता होना चाहिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देखो मैंने कहा था ना जिसकी ग्रामर तगड़ी है ना भाई, वही इस क्वेश्चन से खेल सकता है। क्या आपने ये देखा भाई, क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो टोल्ड तो सीधा छूटते ही कट गया, टोल्ड तो छूटते ही कट गया। क्यों, क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो टोल्ड, क्वेश्चन मतलब आप क्या कहते हो, क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हो, और टोल्ड का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बतलाना, किसी चीज को एक्सप्लेनेशन देना, दैट्स इट। तो फिर वहां पे देखो ये देखा तो आपने देखा तो टोल्ड का तो वैसे ही पत्ता खराब, यानी कि एक ऑप्शन तो कटा, एक ऑप्शन कटा, ये आपको पता होना चाहिए कि एक ऑप्शन कटा, ठीक है ना। दूसरी बात आपने देखा, अब आप, हमको नहीं पता भाई क्वेश्चन में कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये हमको नहीं पता क्या है कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, आई डोंट माइंड, हमको ये नहीं पता क्या है। आपको ये पता होना चाहिए भाई सेट टू चेंज होगा और विल का कहीं ना कहीं वुड रहा होगा, तो आपको ये देखना है कि भाई विल का कहीं ना कहीं वुड बना होगा। तो ये तो देखो पहले ऑप्शन में तो नहीं है, तो पहला तो वैसे भी कट गया था भाई, इसमें है दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम और ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। यहां भी विल का विल है और यहां भी विल का विल है। अब इसका मतलब ऑप्शन सीधा सीधा बी है। आपको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पूरा, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पूरा, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। क्यों, अब देखो मैं पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ूंगा जब मुझे पता है विल का वुड होना है यहाँ पे, और मेरे को देखो, मेरे को ये भी नहीं देखना था, मुझे ये भी नहीं देखना था, और मुझे ये भी नहीं देखना था भाई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मेरे को तो सिर्फ यही देखना था विल का कहीं ना कहीं वुड रहा होगा, इसमें भी विल है, इसमें वुड है, इसमें विल है, इसमें विल है, तो छूटता ही आंसर बी, दैट्स इट। आगे क्वेश्चन क्रैक करना है। तो ये होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट, सबसे वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर टाइम मैनेजमेंट। आता सबको सब कुछ है, आता सबको सब कुछ है, लेकिन बस खेल उसका होता है कि आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है ना। ये चीज होती है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन अभी मेरा मुद्दा ये है कि आपको बस यही बताना है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। अभी मैं अगर डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा ना, फिर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा, उसमें फिर आधी से 1 घंटा लग जाएगा इसी क्वेश्चन को। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करने लगूं ना विद ग्रामेटिकल टर्म्स, विद ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, तो फिर मुझे हाफ एन आवर तो चाहिए ही चाहिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देने में। उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट रहता ना, अदरवाइज तो डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन देता हूं, राइट, ठीक है ना। अब देखो और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, देखो और क्या हो सकता है, और क्वेश्चन इस क्वेश्चन में और ऐसा क्या हो सकता है, आप खुद लॉजिकल सोचने की कोशिश करो, ठीक है ना। देखो क्या, अब आपको पता है यार कि भाई निशा सेड टू स्वाति, ठीक है ना। अब आपको यह भी पता होना चाहिए भाई ये वेदर कंजंक्शन और इफ कंजंक्शन, ठीक है ना, और क्या यहां पे, और निशा क्वेश्चनड स्वाति, ठीक है ना, दैट कंजंक्शन, राइट, और फिर दैट कंजंक्शन, इससे भी पता लगा सकते हैं हम।
एक ऑप्शन लगाया हमने विल से पता लगाया, दूसरा हम किससे लगा सकते हैं, कंजंक्शन से पता लगा सकते हैं, क्योंकि कंजंक्शन एक बेहतरीन रोल प्ले करता है अपने नरेशन कॉन्सेप्ट में, नरेशन टॉपिक में हमारा बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है क्या, कंजंक्शन। ठीक है ना। अब देखो कंजंक्शन क्या, वेदर। अब देखो जो मेरी अभी जो अब मैं थोड़ा सा है ना या तो फिर कल की क्लास या परसों की क्लास में मैं आपका ना इसका भी कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा, इफ और वेदर में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि एग्जामिनर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी से ज्यादा बनते हैं, इफ और वेदर से। तो मैं है ना आगे की क्लास में, अपकमिंग क्लास में, या तो कल या परसों वो भी क्लास में आपको अपलोड करवा दूंगा, जिसमें आपको यही चीज मिलेगी कि इफ और वेदर में डिफरेंस क्या होता है और एग्जामिनर इस पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है हमारे एडवांस टॉपिक के पार्ट है। ठीक है ना। इसमें बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है कि भाई वेदर कब यूज होता है और इफ कब यूज होता है। ठीक है ना। अभी मैं अवॉइड करूंगा, क्यों, क्योंकि अभी मैं बता भी नहीं सकता, ना तो ये खत्म ही हो पाएगा ना ये शुरू हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वेदर और इफ एक बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करते एज अ कंजंक्शन, बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है ना। दैट कंजंक्शन कब यूज करते हैं, दैट कंजंक्शन हम तब यूज करते हैं माय डियर कि जब हमें कोई चीज की एक्सप्लेनेशन देनी हो। कैसे एक्सप्लेनेशन कैसे देनी हो, मैं कह देता हूं आपके सामने कि मैं आपके सामने कह सकता हूं कि राम 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 इंट्रोड्यूस मी दैट, फिर आप कोई एक्सप्लेनेशन दोगे, फिर आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, भाई इंट्रोड्यूस कराया किससे, इंट्रोड्यूस कराया किससे, तो यानी कि कभी चीज हमें कोई पर्टिकुलर नहीं कहूंगा मैं, या हमें कोई चीज की एक्सप्लेनेशन देनी हो और उस चीज को हमें डिस्क्राइब करनी हो विद एक्सप्लेनेशन, किसी चीज की हमें लंबी एक्सप्लेनेशन देनी हो, किसी चीज के बारे में बताना हो, तब हम वहां पे दैट कंजंक्शन यूज करते हैं। ठीक है ना, तब वहां पे हम दैट कंजंक्शन यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। जल्दी करने का तरीका मेरा यही है बस। अब देखो एक और खेलते हैं इस क्वेश्चन से, मैं आपको और खेलना सिखाता हूं। कौन क्वेश्चन से खेलोगे ना भाई, मैं गारंटेड कह रहा हूं, जो बच्चा क्वेश्चन से खेलना सीख गया ना, विद इन सेकेंड्स टाइम और बचाओगे आपको उसमें इंग्लिश सेक्शन में। आप ये देखो मैं आपको बता देता हूं, आप बच्चे क्या होता है 60 मिनट का प्री होता है आपका, 60 मिनट लगते हैं ना प्री को करने में। ठीक है ना। आप कितने क्वेश्चन आते हैं प्री में, 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम टाइम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 4 से 5 ही मिनट लगने चाहिए। 4 से 5 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 4 से 5 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। 25 क्वेश्चनों के लिए आपको मोर देन इनफ है 5 मिनट। अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हो तो फिर मामला खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर आपको जो टाइम बचता है ना वो फिर आपको मैथ्स रीजनिंग में देना है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग अपना कैलकुलेटिंग सब्जेक्ट्स है, कैलकुलेशन मांगते हैं वहां पे कोई ये नहीं चलता। अब आपको तो ये तो पता है यहाँ पे विल का सीधा सीधा वुड होना कंफर्म है। अब देखो और खेलना सिखाता हूं, और हार्ड बनाता हूं मैं इस क्वेश्चन को। क्या देखो, अब मैं आपके सामने और खेलता हूं। यहां पे देखो मैंने यहां पे सीधा वुड रख दिया, अब यहां पे दैट नहीं है। ठीक है, मैंने वुड का वुड कर दिया। ठीक है ना। अब आप देखो क्वेश्चन, मैंने यहां पे सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, यहां पे दैट है ना, हाँ दैट का यहां पे दैट ही रहेगा, विल का वुड करना था ना मुझे, दैट और विल का मुझे क्या करना था यहां पे वुड। ठीक है ना। अब बता दो मुझे, ठीक है ना। अब क्या देखो, अब देखो निशा आस्क स्वाति इफ शी वुड हेल्प इन हर प्रोजेक्ट। अब देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन खेलना सिखा रहा हूं मैं आपको। अब देखो इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा है। ठीक है ना। कैसे, अब आपको पता है कि विल का तो वुड होना है, लेकिन अब आपको यह पता है कि पहला ऑप्शन कटा खत्म और दूसरा फोर्थ ऑप्शन कटा, क्योंकि विल का विल है। अब ऑप्शन में या तो मुझे बी हो सकता है या मुझे सी हो सकता है। आपको यह पता होना चाहिए भाई, या तो बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे भी वुड है और यहां पे भी वुड है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर गए। ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर गए। अब आपने देखो ये तो होता है तेज तरीका करने का, कि आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर हो तो आपको तेज तरीका होता है करने का। अब आपने ये देखा भाई विल का कंफर्म है वुड होना है, तो वुड बी में भी है और वुड सी में भी है, यानी दो ऑप्शन कटे, दो ऑप्शन से खेलो। अब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना यार, ये भी तो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। क्या कि आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, दैट मींस आपका वहां पे दो ऑप्शंस में जो भी आपका टाइम कंज्यूम होना था वो तो टाइम आपका बच गया ना। अब आ जाओ दो क्वेश्चन में, दो ऑप्शन में क्या, एक तो होना था यहाँ पे वुड और यहाँ पे भी वुड। अब आप हो गए थोड़ा कंफ्यूज, क्या कंफ्यूज हो गए यार, विल का तो अब जो देखो कॉन्सेप्ट से क्या खेलते कैसे हैं। अब आपको पता है विल का वुड होना है, विल का वुड होना है, विल का वुड होना है, ये बच्चे को पता चला भाई, दोनों में वुड टकरा गया, खत्म बात। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया यार, अब मैं ये करूं विल का वुड, खत्म। अब जो बहुत ही जिसकी ग्रामर तगड़ी है ना भाई, वही खेलेगा क्वेश्चन से कैसे, यार विल तो नहीं टकरा रहा, मैं कुछ और ढूंढने की कोशिश करता हूं।
मैं कुछ और ढूंढने की कोशिश करता हूं, फिर वो आ जाएगा यहाँ पे भाई, फिर आएगा वो यहाँ पे सेट टू, फिर इसमें खेलेगा। क्यों? क्योंकि निशा सेट टू स्वाति, कि निशा ने स्वाति से कुछ बतलाया होगा, तो इंटेरोगेशन स्पीच है तो कुछ क्वेश्चन ही तो पूछा होगा उसने भाई, इससे हेल्पिंग वर्ब से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क्स पे खत्म है, तो उसने कुछ पूछा होगा, तो दैट मींस वहां कहीं ना कहीं आस्क ही रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, भाई पूछना का मतलब ही क्या होता है? आस्क। पूछने का मतलब ही क्या होता है? आस्क, क्योंकि इंटेरोगेशन फॉर्मेशन है और इंटेरोगेशन फॉर्मेशन हमेशा आस्क ही लगा के पूछी जाती है, तो दैट मींस फिर हमारा सी ऑप्शन कटा, तो एक ही ऑप्शन बचता है। आप ऐसे भी इस चीज को कर सकते हो। तो यार तरीके बहुत होते हैं क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के, डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को ग्रैब करते हो और कितनी जल्दी आप उस स्टेटमेंट को फॉलो अप कर पाते हो। दैट्स इट। तो ये है आज का सेशन, ठीक है ना। और भी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इफ और वेदर का डिफरेंस, कि इफ और वेदर में हम कैसे खेलेंगे, इफ कब आएगा, वेदर कब आएगा, ठीक है ना। और वेदर के साथ साथ में मैं दैट की भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि देखो नरेशन तभी, क्योंकि देखो यार देखो 4 से 5 क्वेश्चन प्री में, ज्यादा बोल रहा हूं, या फिर 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं नरेशन पे बेस्ड, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 101%, और ये होते हैं हमारे फ्री के नंबर। नरेशन, पैराजम्बल्स, राइट, पीक्यूआर जिनको हम बोलते हैं, और एक्टिव पैसिव, ये हमारे होते हैं बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये, ठीक है, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और हमारे एरर्स ले लो, एरर भी देखते ही सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे फ्री के नंबर्स होते हैं जिनको हम कंडक्ट कर सकते हैं, जिनमें हमारा एक टाइम मैनेजमेंट फैक्टर हम उसमें कम लगा पाते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बताई थी कि स्ट्रैटेजी, आपको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे चलना है, सब्जेक्टिव अप्रोच कोई बच्चा फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे चलेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसीलिए चलेंगे, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसाइड करेंगे क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है, और अपनी कोई भी एक्टिविटी या फिर अपनी कोई भी अजम्पशन हम वहां पे क्रिएट नहीं होने देंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जिनका भी एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही बेहतरीन तरीके एग्जाम देना, और कोई लेंदी चैप्टर नहीं आने वाला, कोई पैटर्न चेंजेस नहीं आएंगे। 25 क्वेश्चन जैसे आते थे इंग्लिश में, आज भी वही 25 क्वेश्चन आएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज को इनपुट करेगा, एग्जामिनर को थोड़ा सा सवाल को मॉडरेट बनाने की कोशिश करेगा। दैट्स इट। तो जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फटाक से इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फर्दर लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कोई भी लेक्चर अपलोड होता है तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है उससे पहले, राइट। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेंसेस हमारा चल रहा है, उसको हम जल्दी खत्म करेंगे और एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बट मैं अभी मैं टॉपिक रोकूंगा और आपको एक प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊंगा, 1-2 प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं सिर्फ यही बताऊंगा क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स में कैसे उड़ाएं। विद इन सेकंड्स, भाई विद इन सेकंड्स ही मैं यहां पे यूज करूंगा कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे उड़ाएं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया हमने, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम कैसे कैसे जल्दी करेंगे, उन्हीं चीजों पे मैं बात करूंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पे देखो, आप बेसिक पढ़ने लगे तो फिर तो भाई टाइम ही नहीं है बेसिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है ना। या तो आप प्रैक्टिस करो, या फिर प्रैक्टिस ही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट, ठीक है ना। तो फटाक से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रोनाउन की भी और टेंसेस की भी, राइट। और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवा रखे, सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, स्टेनो का भी पेपर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, अनदर देन मैंने एमटीएस का भी पेपर यहाँ पे सॉल्व करा रखे, जो कि प्री लेवल तक के होते हैं, वो सारे मैंने एग्जाम्स पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, उनको जाके देखो, आपको मोर देन हेल्प मिलेगी वहां से, ठीक है ना। तो अपकमिंग वीडियोस में करेंगे हम इफ वेदर और दैट का डिफरेंस, कि इफ वेदर और दैट में क्या डिफरेंसेस हैं और एग्जामिनर इस पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, उन्हीं पे बात करेंगे हम। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। पेपर ढंग से देना, कोई मैं बार बार कहूंगा पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। तो पैटर्न चेंज का मतलब है थोड़ा सा लैंग्वेज इनपुट करेगा, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मोटिवेट रहो अपने आप में, अपने आप की रेस्पेक्ट करो। दैट्स इट, गुड बाय, टेक केयर।